and what is the difference between dementia, Alzheimer's and normal forgetting? सबसे बड़ा जो चक्कर होता है आज के जो पॉपुलेशन में, जो हमारे युवाओं में प्रॉब्लम है, चाहे हमारे एल्डरली में प्रॉब्लम है, या जो हम बिजी शेड्यूल हमारा रहता है, कॉर्पोरेट लाइफ होती है, रैट रेस चल रही होती है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अटेंशन का। तो सबसे पहले यदि हम अटेंटिव ही नहीं होंगे तो हम रजिस्टर नहीं करेंगे इवेंट को। डिमेंशिया किसको कहते हैं ये बहुत समझना ज़रूरी है कि डिमेंशिया कब होगा कि हम बेस लाइन से उसमें डिक्लाइन हो रहा है, मेमोरी के अंदर बेस लाइन से डिक्लाइन है, जो कि आपके जॉब में दिक्कत कर रहा है। Hi, good evening. I am Dr. Natasha Kumar. I am a consultant clinical neuropsychologist with the Department of Neurosciences since 2010. And with me here is Dr. Arun Garg, who is the chairman of neurology. He comes to this talk with over 30 years of vast experience with patients of neurology and even more vast experience with patients of dementia. I welcome you, sir. Good evening. Good evening. So today we are going to talk about a very relevant topic, the most upcoming topic of today's time, which is about forgetting and memory loss with a particular focus on Alzheimer's. So would you like to tell us a little bit about this topic and what is the difference between dementia, Alzheimer's and normal forgetting? तो देखिए, सबसे पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा कि मेमोरी क्या होती है। जहाँ पे मेमोरी का लॉस होने लगता है तो हम कहते हैं कि शायद डिमेंशिया हो रहा है। तो कंप्लीट डेफिनेशन को समझने के पहले हमारे को समझना पड़ेगा कि मेमोरी क्या है। तो मेमोरी है कि यदि हम कोई बात करते हैं तो हमारा अटेंटिव होना ज़रूरी है। कोई भी हम फंक्शन कर रहे हैं उस समय हमारा अटेंटिव होना ज़रूरी है। यदि हम अटेंटिव हैं देन उस इवेंट को हम रजिस्टर करते हैं। जब हम उसको रजिस्टर करते हैं तो ब्रेन का एक एरिया उसको रिटेन कर लेता है। उस एरिया से जब भी हमारे को वापस उस सिचुएशन को रिकॉल करना होता है, उस इवेंट को रिकॉल करना होता है, तो हम रिकॉल करते हैं और उसको फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस इज मेमोरी, 4 R's: रजिस्टर, रिटेन, रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस इज मेमोरी। अब सबसे बड़ा जो चक्कर होता है आज के जो पॉपुलेशन में, जो हमारे युवाओं में प्रॉब्लम है, चाहे हमारे एल्डरली में प्रॉब्लम है, या जो हम बिजी शेड्यूल हमारा रहता है, कॉर्पोरेट लाइफ होती है, रैट रेस चल रही होती है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अटेंशन का। तो सबसे पहले यदि हम अटेंटिव ही नहीं होंगे तो हम रजिस्टर नहीं करेंगे इवेंट को, और जब इवेंट को रजिस्टर नहीं करेंगे तो उसको आने वाले जब ज़रूरत होगी तो रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये अधिकतर केसेस के अंदर यही प्रॉब्लम है। डिमेंशिया किसको कहते हैं ये बहुत समझना ज़रूरी है कि डिमेंशिया कब होगा कि हम बेस लाइन से उसमें डिक्लाइन हो रहा है, मेमोरी के अंदर बेस लाइन से डिक्लाइन है, जो कि आपके जॉब में दिक्कत कर रहा है। या लॉन्गिट्यूडनल टेस्टिंग, यानी कि कोई एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट उसको ये कहता है कि हाँ इसके डेफिनेटली एक बेसलाइन थी, उससे ये डिक्लाइन हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल टेस्टिंग के अंदर डिक्लाइन हुआ है। और ये प्रॉब्लम जो चल रही है मोर देन 3 months से ज़्यादा चल रही है, 3 महीने से ज़्यादा हो गए उसको। एंड देन देर आर डिफरेंट कॉग्निटिव डोमेन्स जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मेमोरी तो एक डोमेन है। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले अटेंशन है, कॉम्प्लेक्स अटेंशन है। अटेंशन होगा तो आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है, तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो भी दिक्कत हो सकती है, तब भी वो एक कॉग्निटिव डोमेन है लैंग्वेज। देन विजुअल स्पेशल, जो हम सराउंडिंग के बारे में जानकारी होती है, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में हमारे को जानकारी होती है, वो भी एक कॉग्निटिव डोमेन है। देन हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, जजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, वो एक कॉग्निटिव डोमेन है। उसके बाद फिर आता है लर्निंग एंड मेमोरी, एंड देन सोशल कॉग्निशन, कि हम किसी एनवायरनमेंट में, किसी सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करें, वो भी एक कॉग्निटिव डोमेन है। तो इन 6 में से किसी भी एक कॉग्निटिव डोमेन में प्रॉब्लम होती है, जो कि मैंने बताया कि बेसलाइन से कम हो गई है, लॉन्गिट्यूडनल टेस्टिंग पे या जॉब में प्रॉब्लम कर रही है, लॉन्गिट्यूडनल टेस्टिंग में कंफर्म हो रही है और मोर देन 3 months है, देन हम कहते हैं कि शायद पेशेंट को मेमोरी प्रॉब्लम है, डिमेंशिया की तरफ जा रहा है। और डिमेंशिया की तरफ जा रहा है तो फिर हमारे को डिसाइड करना होता है कि वेदर दिस इज अल्जाइमर और वेदर दिस इज नॉन अल्जाइमर डिमेंशिया। सर आप मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में और बताइए कि स्ट्रेस कितना कंट्रीब्यूट करता है मेमोरी लॉस की तरफ। बिकॉज हमने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि बहुत से लोग आते हैं हमारे पास मेमोरी की कंप्लेंट्स लेके, और जो क्राइटेरिया आप बता रहे हैं, कई बार कंप्लेंट्स वो ऐसा ही लेके आते हैं कि ये हमारे सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस में कई बार ऐसा होता है कि द अंडरलाइंग रीज़न इज़ स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, सब्सटेंसेस। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि अटेंशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी। तो ये जो स्ट्रेस है वहाँ पे ही प्रॉब्लम है। स्ट्रेस है, मल्टीटास्किंग है, यू आर नॉट अटेंटिव, यू आर नॉट रिटेनिंग, यू आर नॉट रजिस्टरिंग द इवेंट, दैट इज वाई यू आर सफरिंग फ्रॉम मेमोरी प्रॉब्लम।
तो मैं डिमेंशिया कहने के पहले तो मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा कि डिमेंशिया है या नहीं है, तो उसका तो एक प्रोटोकॉल है जिसको टेस्ट करके मैं कह सकता हूँ डिमेंशिया है। लेकिन पहला अधिकतर लोगों को जो स्ट्रेस रिलेटेड है वो यही प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट अटेंटिव एंड दे आर टॉकिंग टू मी एंड दे आर थिंकिंग समथिंग एल्स। मेरे से बात कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, उसने क्या कह दिया था, उसने क्या कर लिया, ये चलता रहता है, इसलिए आप उसको रजिस्टर नहीं करते हो इवेंट को। जी सर, थोड़ा सा आप बताइए हमारा डिमेंशिया प्रोटोकॉल के बारे में। जैसे जब पेशेंट हमारे पास आता है ये कंप्लेंट्स लेके, तो हम किस तरह से, किन स्टेप्स में सर उनकी टेस्टिंग करते हैं? तो अब जहाँ पे एक पार्ट हो गया कि हम मेमोरी, रूटीन वाली मेमोरी प्रॉब्लम हो गई। दूसरा एक ग्रुप हो गया जो कि हम कहते हैं कि इनका बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापे के साथ इनका मेमोरी क्षीण हो रही है, मेमोरी गिर रही है। तो जो सेनाइल डिमेंशिया की एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं कह रहा हूँ वो एक गलत कॉन्सेप्ट है। एज के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो दो ही प्रॉब्लम आती है। वन इज़ रिकॉल एडेड बाय क्यूज, यदि आपको कोई चीज़ याद नहीं है, आपको थोड़ा सा हिंट दिया आपको याद आ जाता है, दिस इज़ वन। सेकंड इज़ न्यूर लर्निंग इज़ अफेक्टेड विद एज, मतलब कोई 75 साल 80 साल पे ये हो सकता है कि आप नई चीज़ नहीं सीख पाएँ या आपको कहीं पे क्यूज देने से आप रिकॉल कर पाएँ। ये दो चीज़ें हैं। ये इस तरह के जो एज रिलेटेड मेमोरी इश्यूज होते हैं वो अधिकतर लोग डायरी में नोट करके उसको मेंटेन कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटेड मेमोरी इशू। जब इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कहते हैं माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या है? जिसमें कि यू आर इट्स मोर देन जो मेमोरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज, बट यू कैन परफॉर्म इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। सो व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ये समझना बहुत जरूरी है। तो एक तो होता है बेसिक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जिसमें नहाना धोना खाना पीना इज बेसिक, जो हर कोई कर रहा है। इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी जो हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सीखा है कि कैसे लिखना है, कैसे साइकिल चलानी है, कैसे कार चलानी है, कैसे घर का काम करना है, कैसे रसोई में काम करना है, कैसे अकाउंट्स को मैनेज करना है। दीज आर इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग आर नॉट इम्पेयर्ड। तो ये बिगनिंग है। और माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की बात होती है तो हम दो चीज़ें देखते हैं कि वेदर दिस इज एमनेस्टिक और दिस इज नॉन एमनेस्टिक। राइट। एमनेस्टिक इज मेमोरी रिलेटेड, कि किसी को मेमोरी की प्रॉब्लम है, देन एक पूरा लॉन्गिट्यूडनल टेस्टिंग उसकी होगी कि उसका चार्ट्स होते हैं, डिफरेंट स्केल्स लगाए जाते हैं, उसमें मोका स्केल भी हो सकता है या मिनी मेंटल स्केल भी हो सकता है, या फिर और डिटेल्ड टेस्टिंग होती है जी। तो जहाँ पे मेमोरी इज अफेक्टेड तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एमनेस्टिक उसका लेवल हो गया। ये वाले पेशेंट ग्रुप होता है जो कि एल्जाइमर की तरफ बढ़ रहा होता है। दूसरा एक ग्रुप होता है जो होता है नॉन एमनेस्टिक। नॉन एमनेस्टिक में बाकी जो डोमेन हमने बात की कि अटेंशन में दिक्कत आ रही है, या लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है, या एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है, या सोशल कॉग्निशन में दिक्कत आ रही है, तो ये वाले जो ग्रुप हैं ये नॉन एमनेस्टिक हैं, जिनमें कि और दूसरी तरह के प्राइमरी डिमेंशिया हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन इज फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। तो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया जहाँ पे बिहेवियरल इश्यूज हो रहे हैं या लैंग्वेज के इशू हो रहे हैं, तो सोशल कॉग्निशन उसका इन्वॉल्व हो गया, या उसको अपने रूटीन के काम करने में दिक्कत आ रही है, या सोसाइटी में बिहेवियर के अलावा लैंग्वेज के साथ दिक्कत आ रही है, कि या तो बोलने में धीरे धीरे बोलने में दिक्कत आने लग जाएगी, या धीरे धीरे समझने में दिक्कत आने लग जाएगी। ये फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है। इसके बाद एक और डिमेंशिया जो ग्रुप कॉमन है, जो पार्किंसोनिज्म के साथ होता है, यानी कि आपको हाथ पैर भी कम काम करने लग गए, स्लो हो गए, रिजिडिटी हो गई, उनमें स्टिफनेस हो गई है, चलने में दिक्कत आ रही है, गिरने लग गए हैं। ये वाला ग्रुप है जिसमें कि डिमेंशिया ऑफ लुई बॉडी आता है, या और दूसरे तरह के पार्किंसन प्लस सिंड्रोम्स आते हैं। तो ये सारे प्राइमरी डिमेंशियाज होते हैं। सो सर, आप मुझे ये बता रहे हैं कि डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सब टाइप्स ऑफ डिमेंशिया आते हैं। तो डिमेंशिया में हम जब भी डिमेंशिया के पेशेंट को देखते हैं तो हमारे को सबसे पहले देखना होता है कि वेदर दिस इज डिमेंशिया और नॉट। जैसा मैंने बताया उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं डिमेंशिया है नहीं है। वेदर इट इज रिवर्सिबल और नॉट। तो रिवर्सिबल के लिए मैंने कहा कि कम से कम 3 महीने का पीरियड होना चाहिए जिसमें कि ये डिक्लाइन हो रहा है। और कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। रैपिडली प्रोग्रेसिव यानी कि बहुत तेजी से जिनका समझ कम होती जा रही है जी। ये वाला ग्रुप होता है जिसमें कि हमको लगता है कि शायद ये रिवर्सिबल हो सकता है। तो एक हम एक्रोनिम यूज़ करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स में सारे जो भी रिवर्सिबल कॉजेज छुपे हुए हैं। तो वाइटामिन में वी इज़ फॉर वेस्कुलर कॉज, कि कहीं पे कोई ब्लड सप्लाई के साथ दिक्कत है ब्रेन के अंदर, तो डिमेंशिया या रैपिडली प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है। आई यानी कोई ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया या कोई इन्फ्लेमेशन हो गया तो भी डिमेंशिया हो सकता है। टी यानी कोई टॉक्सिन का ट्रॉमा हो गया ब्रेन को, या कोई टॉक्सिन का एक्सपोजर हो गया तो भी डिमेंशिया हो सकता है।
जी। ए का मतलब ऑटोइम्यून, यानी कभी कभी आजकल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण से डिमेंशिया हो सकता है। एम यानी कि मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट, किसी की किडनी में खराबी है, किसी के लीवर में खराबी है, किसी के शुगर अनकंट्रोल्ड है, किसी के सोडियम कम हो गया है, किसी को यूरिन में इन्फेक्शन है, देन डिमेंशिया हो सकता है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन यानी कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज अ मेजर कॉज फॉर डिमेंशिया, जिस लोगों को पता ही नहीं होता। वेजिटेरियंस में इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जहाँ पे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, आप उसका सप्लीमेंटेशन नहीं लोगे। वेजिटेरियन फूड के अंदर विटामिन B12 नहीं होता, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके जो बॉडी स्टोर हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो B12 सप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेजिटेरियंस। जी। सो सर दिस इज़ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। सर जब हमारे पास यंग पेशेंट आते हैं और हम उनके पेरेंट्स को डायग्नोज करते हैं एज हैविंग डिमेंशिया, उनका एक प्राइमरी क्वेश्चन होता है कि क्या ये जेनेटिक है और मुझे डिमेंशिया ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सर इसके लिए हमको क्या सजेशंस देने चाहिए? तो जेनेटिक में अल्जाइमर डिजीज में बहुत ही रेयर, आई से लेस देन 1% ऑफ द केसेस आर जेनेटिक, जिसमें कि टेंडेंसी होती है कि उनको डिमेंशिया हो सकता है। आते हैं मेरे पास कुछ पेशेंट, कहते हैं कि मेरी मदर को डिमेंशिया था, क्या मेरे को भी अल्जाइमर होने की चांसेस हैं? तो देखिए टेस्ट आ गए हैं आजकल, जिसमें हम कहते हैं कि आपको पहले ही आप ये टेस्ट करा लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको डिमेंशिया होने के चांसेस हैं या नहीं है। अमाइलॉइड पैट एक स्कैन होता है जो कि ये बताता है कि 10 साल पहले, डिमेंशिया होने के 10 साल पहले उसमें ब्रेन की सेल्स के बाहर, ब्रेन की सेल्स के अंदर अमाइलॉइड डिपॉजिट होने लग जाता है। तो अमाइलॉइड, यदि आपने 10 साल पहले मालूम कर लिया कि अमाइलॉइड डिपॉजिट हो रहा है, तो आजकल थेरेपीज आ गई हैं जिसमें कि अमाइलॉइड को डिपॉजिट ही नहीं होने देंगे। प्रॉब्लम एक ही है कि ये टेस्ट अवेलेबल नहीं है फ्रीली, हैं तो बहुत महंगे हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो अमाइलॉइड एग्रीगेशन के लिए जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, जो अभी अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाले 5-10 साल के अंदर बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आ जाएंगे जो कि अफोर्डेबल भी होंगे और इजीली अवेलेबल भी होंगे। अब दूसरा चीज़ जो है कि एक तो हो गया जेनेटिक की कैसे बचा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर किसी को लग रहा है कि उसको हो सकता है डिमेंशिया, तो उसको प्रिवेंटिव क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अब दूसरा जो ग्रुप है, एक तो हमने कहा जेनेटिक, जिसमें आपके बस में नहीं है, जेनेटिक है तो हो सकता है। दूसरा होता है कि जो एनवायरमेंटल, तो कुछ चीज़ें हैं जो कहती हैं कि जो कुछ फैक्टर्स हैं जो डिमेंशिया को प्रो डिमेंशिया होते हैं। तो उसमें मोस्ट कॉमन इज विच इज़ रिवर्सिबल इज मेटाबॉलिक फैक्टर्स, जो हम कहते हैं कि मिडिल एज में ओबेसिटी होना, मिडिल एज में स्मोकिंग करना, डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन होना। मिडिल एज इज 40 to 60 वाली एज जो होती है, उसके अंदर यदि आपको ये कॉमन एथेरोस्क्लेरोटिक रिस्क फैक्टर्स हैं या कॉमन रिस्क फैक्टर्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जिनको आप टाइम से कंट्रोल कर लोगे तो शायद आपको डिमेंशिया नहीं होगा। तो एक तो ये रिवर्सिबल कॉज जो प्रिवेंटेबल कॉज है। दूसरा होता है कि डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन फैक्टर विच कैन कॉज डिमेंशिया। तो डिप्रेशन हो या सोशल आइसोलेशन हो, अकेले जो लोग रहते हैं, जो डिप्रेशन में रहते हैं, उनको बहुत टेंडेंसी होती है डिमेंशिया होने की। जिनको सुनाई कम देता है, यदि वो टाइम से उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो उनको डिमेंशिया होने के चांसेस हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, उनको डिमेंशिया होने के चांसेस बहुत हैं। राइट। सर अगर किसी को एक बार फाइनली डिमेंशिया डायग्नोज हो गया तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है? तो डिमेंशिया प्रिवेंशन के लिए तो मैंने बताया कि अमाइलॉइड एग्रीगेटिंग एंटी अमाइलॉइड थेरेपीज आ गई हैं मार्केट में, अभी फ्रीली अवेलेबल नहीं है, कॉस्टली है, आने वाले टाइम में हो जाएगा। जब यदि हमने डिमेंशिया हो गया तो सबसे पहले हमारे को कैटेगराइजेशन करना है कि ये प्राइमरी डिमेंशिया है, यदि ये है तो अल्जाइमर है या फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है या पार्किंसन प्लस सिंड्रोम है। अल्जाइमर डिजीज़ है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें कि हम 2-3 तरह की ड्रग्स होती हैं जो कि इसके प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, इनिशियली मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अल्जाइमर इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। हम ये कहेंगे बिल्कुल हम ठीक कर देंगे जड़ से, इसको रिवर्ट कर देंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, इसको टेम्परेली बेटरमेंट भी कर सकते हैं। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया एक ऐसा डिमेंशिया है जिसमें दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, उसमें आपको बिहेवियरल थेरेपीज देनी होती हैं और बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स देनी पड़ती है। आप यदि अल्जाइमर वाली दवाई फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में दोगे तो वो और ज़्यादा वर्सनिंग उसमें हो सकती है। तीसरा ग्रुप जो है पार्किंसन प्लस सिंड्रोम, जो ये भी प्राइमरी डिमेंशिया वाला है, उसमें डिमेंशिया ऑफ लुई बॉडी एक ऐसा डिमेंशिया है जिसमें कि पेशेंट को बैठे बैठे दिन में कभी भी सो गया, कभी भी जग गया, रात को शोर मचा रहा है, हाथ पैर मार रहा है, चिल्ला रहा है, उठ के बेड से भाग रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है डिमेंशिया ऑफ लुई बॉडी की, और साथ में पार्किंसोनिज्म के फीचर्स हैं। तो ये वाले यदि जो ग्रुप है, इसमें भी अल्जाइमर की दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ये हैं डिमेंशिया जिनमें की दवाइयाँ काम करती हैं। बाकी डिमेंशिया में यू हैव टू गिव अ प्रॉपर केयर। सर साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल रहता है डिमेंशिया की मैनेजमेंट में, या जो एलाइड प्रोफेशनल्स हैं जैसे न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपिस्ट?
तो अब ये डिमेंशिया, जब एक बार डिमेंशिया हो गया, उसमें मैंने बताया कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली जो केयर टेकर का बहुत बड़ा रोल रहता है। केयर टेकर में मैं सिंपल जो जितना मैं समझता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप उसका जो भी एक पेशेंट है उसको एक फेमिलियर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए एंड फेमिलियर टेक केयर। उसमें न तो जगह चेंज होनी चाहिए, न केयर टेकर चेंज होना चाहिए। रेस्ट मेरे को लगता है कि नताशा इज अ साइकोलॉजिस्ट, शी कैन गाइड इन अ बेटर वे कि क्या करना चाहिए, अदर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड्स क्या होने चाहिए। एक बार ही अगर डिमेंशिया डायग्नोज हो गया एंड द डॉक्टर्स हैव डायग्नोज्ड इट एंड मेडिसिन हैज स्टार्टेड, उसके बाद मेनली फैमिली का, साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है, जो केयर गिवर्स हैं उनका रोल आता है। सो द पेशेंट मस्ट रिसीव वेरी वेरी रेगुलर एक्सरसाइज, मस्ट हैव अ वेरी फिक्स्ड रूटीन। सो मैं हमेशा अपने पेशेंट को ये सजेशन देती हूँ कि आप कभी बेड पे खाना मत खाइए। पेशेंट की फैमिली हमेशा इस नोशन के साथ आती है कि अब ये पेशेंट बीमार है, इसको आराम देने की ज़रूरत है। सो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी रहता है कि जितना हो सके पेशेंट को सेफ़ रखना, लेकिन बिज़ी रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उनको किचन में तो अकेला नहीं छोड़ेंगे गैस के साथ, लेकिन हाँ, बैठकर जितना काम हो सके वो ज़रूर करें। पेशेंट से सारी जिम्मेदारियाँ नहीं ले लेनी है, लेकिन अकेला ट्रैवल करना, ड्राइविंग करना, फाइनेंसेस मैनेज करना, इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए पेशेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ करे वो बहुत ज़रूरी है। मैनेजिंग अदर फैक्टर्स लाइक डिप्रेशन, लोनलीनेस, टेकिंग देम टू RWA, ब्रेन एक्सरसाइजेस, ग्रुप्स आजकल बहुत कॉमन है। सो कार्ड्स खेलना, कुछ फ्रेंड सर्कल बनाना, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग करते रहना, ये सब जो हैं, ये अगर डिमेंशिया हो भी जाए तब भी आपके डिटीरियोरेशन को प्रिवेंट करती है ये सारी चीज़ें। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि डिमेंशिया, मैं कहूँगा कि जो पॉपुलेशन जिनको लगता है कि मेरे को डिमेंशिया हो रहा है, उसमें से हार्डली 0.5% होंगे जिनको शायद डिमेंशिया हो रहा होगा। अधिकतर लोगों को डिमेंशिया नहीं है। प्रॉब्लम है आपकी लाइफस्टाइल के साथ, मल्टीटास्किंग के साथ, आपके इनअटेंटिवनेस के साथ। तो मेरा एक ही कहना है कि आप वर्तमान में जीना सीखिए। जब जो कर रहे हैं उसमें ध्यान रखना चालू करेंगे, आपको डिमेंशिया होने के चांसेस नहीं है। सेकंड, डिमेंशिया को प्रिवेंट करना तभी पॉसिबल है जब आप अपने जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उन पे काम करें। डिप्रेशन यदि आपको नहीं होना चाहिए है तो आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए। आपको हियरिंग में प्रॉब्लम है, देन हियरिंग एड लगाइए। आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन में कहीं कंप्रोमाइज़ मत करिए। और साथ में जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कि आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, उन पे काम करिए। शराब सिगरेट छोड़ दीजिए, अपना वेट कम करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, शुगर है तो उसको कंट्रोल करिए, बीपी है तो उसको कंट्रोल करिए। ये सारी चीज़ें करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको डिमेंशिया नहीं होगा। यदि आप जेनेटिक उससे हैं तो आने वाले टाइम में ज़रूर से आपको हेल्प मिलेगी, इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, जबकि आपको पॉसिबिलिटी होगी कि आपको हेरिडिटरी, जो डिमेंशिया हेरिडिटरी फैक्टर के कारण से होता है, वो नहीं हो। थैंक यू।